हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम लोग टाइप्स देख रहे थे। लास्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमें नया टाइप स्टार्ट करना है और हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन को आपको ध्यान से समझना है। ये मत सोचना कि जितना हमने आज तक रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, आपने पहले कभी भी पढ़ा हो तो शायद आपने सिर्फ 1% रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको हर चीज़ इतने बेसिक से और उस एडवांस लेवल तक की चीज़ें बताऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो सभी वैलिड चीज़ें हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मान लो हरियाणा का पेपर दे रहे हैं, किसी क्लर्क लेवल का पेपर दे रहे हैं या सी या डी ग्रुप का पेपर दे रहे हैं, तो मान लो आपका बेसिक से काम चल जाए। लेकिन अगर आप सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं, बैंक के स्टूडेंट्स हैं या यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें हाई लेवल में पढ़नी पड़ेंगी। तो ये बैच कुछ ऐसा नहीं है पर्टिकुलर हरियाणा के बच्चों के लिए ही है, या पर्टिकुलर सीजीएल के लिए, या पर्टिकुलर बैंक के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इंग्लिश के हर वो कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं कोई भी आपके कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं रही हूँ, तो मैं अपनी तरफ से आपको पूरी इंग्लिश बता रही हूँ। ठीक है ना, पूरे कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ मैं आपको। तो आपको बस सीखते हुए चले जाना है। आपके एग्जाम में जिस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाए, आप वहां तक उसको इजीली सॉल्व करके आ पाएंगे। ठीक है, वरना सीखने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। ओके, चलिए बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की। इसी का दूसरा नाम हो जाता है स्टूडेंट्स रिलेटिव कंजंक्शन। जो आपको हेडिंग बनानी है वो बनानी है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन। हम इन प्रोनाउंस को रिलेटिव कंजंक्शन भी कह देते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी कह देते हैं। कैसे, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, हमें नाम से ही पता लगता है रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे, मान लो कोई घर आया हुआ है, हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या कहते हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं। दैट मीन्स कि हमसे वो लोग रिलेट करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो रिलेट करने के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। और वो प्रोनाउन है तो उनको हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन वो कहीं ना कहीं जोड़ने का भी काम करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कह देते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि दिस इज the girl whom I met yesterday. This is the girl whom I met yesterday. ये वही लड़की है जिससे मैं कल मिली। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्लोज स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्टेटमेंट आपको ये गिवन है, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है। तो दैट मीन्स कि एक क्लोज या मैं बोलूँ एक स्टेटमेंट आपको ये गिवन है। ठीक है, अपने आप में इसका मीनिंग पूरा है। दूसरी स्टेटमेंट अगर हम ध्यान दें तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है, whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिली। तो दूसरा क्लॉज जो हमें गिवन है वो ये गिवन है, या मैं बोलूँ दूसरा स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो ये गिवन है। लेकिन सेंटेंस हम किसको बोलेंगे, इस पूरे को सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिखा चुकी हूँ। तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो, पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लेना। तो एक क्लोज मेरे पास ये था, एक क्लोज मेरे पास ये था, तो दिस इज द गर्ल। और एक चीज अगर मैं देखूं तो मेरे पास है आई मेट येस्टरडे। तो अगर मैं बात करूं यहां से तो मुझे क्या दिख रहा है, हुम। तो मैं कहूं दिस इज द गर्ल और आई मेट येस्टरडे को ये जोड़ने का काम कर रहा है, दिस इज द गर्ल और आई मेट येस्टरडे को। अगर ये जोड़ने का काम कर रहा है स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, रिलेटिव कंजंक्शन। क्या नाम दे दिया, रिलेटिव को भी छोड़ दो एक बार, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, सिंपली कंजंक्शन नाम दे दिया, क्योंकि ये दो क्लोजेस को या दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। और जो ज्वाइनिंग वर्ड होता है हमारा वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब देखिए, मैं कहूं दिस इज द गर्ल whom I met yesterday, तो अगर आप लोग ध्यान दें तो ये जो, अगर मैं बोलूं कि ये जो चीज मैंने लिखी है, ये जो मेरा नेक्स्ट क्लोज है whom I met yesterday, ये किसके लिए है, ये इस गर्ल के लिए है। ये किसके लिए है, ये किसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है, गर्ल के बारे में, कि ये वही लड़की है जिससे मैं कल मिली थी। तो आई मेट whom, आई मेट दी गर्ल, मैं किससे मिली, इस लड़की से मिली। तो दैट मीन्स कि ये जो whom है, ये किससे रिलेट करा रहा है हमें,
इस गर्ल से रिलेट करा रहा है। किससे रिलेट करा रहा है? इस गर्ल से रिलेट करा रहा है। इस गर्ल से अगर हमें ये होम वर्ड रिलेट करा रहा है तो दैट मीन्स कि ये आपका कौन सा वर्ड बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन हमने क्या सीखा है? जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये होम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? इस गर्ल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए ये प्रोनाउन बन गया। और ये जो आगे हमने बात लिखी है वो इस गर्ल के लिए ही लिखी है, तो ये किसका काम कर रहा है? रिलेट करने का काम कर रहा है। और रिलेट करने का काम कर रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और अभी हमने देखा कि ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम भी कर रहा है, इसलिए हमने इसको कंजंक्शन बोला था। और ये साथ में रिलेट भी कर रहा है, इस गर्ल के बारे में ही आगे बात बता रहा है, तो ये रिलेट भी कर रहा है और रिलेट भी कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? रिलेटिव प्रोनाउन बोल दिया या फिर रिलेटिव कंजंक्शन बोल दिया। तो इसी को रिलेटिव प्रोनाउन भी कह देते हैं और इसी को रिलेटिव कंजंक्शन भी कह देते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये होम जो है आपका वो प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है, रिलेट करने का काम कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन भी बन गया आपका और ये रिलेटिव कंजंक्शन भी बन गया। तो आई थिंक पहली बात जो है वो आपको क्लियर हो गई है। चलिए, इसके बाद मैं एक सेंटेंस और लिख रही हूँ आपके पास, ध्यान से सीखना उसको भी कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। आई थिंक ये मैं रब कर दूँ। चलिए, तो अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, अगर मैं बोलूं कि दिस इज द गर्ल हु केम yesterday, दिस इज द गर्ल हु केम yesterday। ठीक है, ये वही लड़की है जो कि कल आई। तो एक क्लॉज मुझे क्या दिख रहा है? दिस इज द गर्ल। और एक क्लॉज मुझे क्या दिख रहा है? हु केम yesterday। तो दैट मीन्स कि एक क्लॉज मुझे ये दिख रहा है और एक क्लॉज मुझे ये दिख रहा है। तो अगर मैं कहूं कि हु केम yesterday, कौन आई थी? ये लड़की आई थी। तो दैट मीन्स कि हम इस सेंटेंस को किससे रिलेट कर रहे हैं? इस गर्ल के बारे में ही ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये हु जो है वो किसको रिलेट करने का काम कर रहा है? गर्ल को रिलेट करने का काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। पहली बात। दूसरी बात हमने क्या सीखी है स्टूडेंट्स कि एक वर्ब का अगर जरूरत है तो ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट भी होता है। एक वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है। तो अगर मैं बात करूं इस वाले क्लोज की अगर मैं बात करूं तो मुझे वर्ब क्या दिखाई दे रही है? केम। मुझे वर्ब क्या दिखाई दे रही है? केम। ठीक है, अब इस वर्ब की अगर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। अगर हमें सेंटेंस का मीनिंग पूरा करना है तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट भी होना चाहिए और सब्जेक्ट तो मस्ट है। अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा हमारे पास तो सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? क्लियर? तो एक क्लोज के बारे में भी हमने यही पढ़ा है कि जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है वो आपकी क्या होती है? क्लोज होती है। वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इस वर्ब का आपको सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? इस वर्ब का आपको सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? हु। बिल्कुल, इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट क्या दिखाई दिया? हु दिखाई दिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो हु है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किससे रिलेट करा रहा है? हमें किससे रिलेट करा रहा है? तो हम देखें अगर तो ये हु जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस गर्ल को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस गर्ल को। तो अगर मैं कहूं केम का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? हु। लेकिन आपको नहीं लगता कि इनडायरेक्टली इस केम का सब्जेक्ट गर्ल ही है? क्योंकि ये जो हु है वो इस गर्ल के बारे में ही बात कर रहा है, इस गर्ल के बारे में ही बता रहा है हमें। ठीक है, इस गर्ल के बारे में ही हमें बता रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो हु है वो किससे रिलेट करा रहा है? इस वर्ब को इस गर्ल से ही रिलेट करा रहा है। इस गर्ल से ही रिलेट करा रहा है, इसलिए हमने इस हु को क्या बोल दिया? रिलेटिव प्रोनाउन बोल दिया। और ये जोड़ने का काम भी कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? रिलेटिव कंजंक्शन भी बोल दिया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे जरूर कमेंट सेक्शन में। एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना कि अगर कहीं पे कोई डाउट आपको रह जाता है तो। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक क्लॉज मुझे ये दिखता है और एक क्लॉज मुझे ये दिखता है। दो क्लॉजेज हैं मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज द गर्ल अपने आप में कंप्लीट है। दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नेक्स्ट क्लोज मैंने लिखी है, क्लोज हमने देखा है कि क्लोज जो है वो आपका नाउन क्लोज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकता है, प्रीपोजिशन क्लोज भी हो सकता है, एडवर्ब क्लोज भी हो सकता है। और प्रीपोजिशन क्लोज जो आपका होता है वो हमेशा ही एडवर्ब या एडजेक्टिव क्लोज का काम करता है। एक चीज ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्लोज है ये कौन से टाइप का क्लोज है, तो आप लोग ध्यान दो कि ये जो हु केम यस्टरडे है वो किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये हु केम यस्टरडे किसको एक्सप्लेन कर रहा है, गर्ल को। मैं कह रही हूँ ये वही लड़की है जो कल आई थी। तो ये जो हु केम यस्टरडे है ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, एक नाउन के बारे में है। ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है स्टूडेंट्स, एक नाउन के बारे में है। और मुझे बता दो जो नाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, या मैं बोलूँ जो नाउन को एक्सप्लेन करता है, या मैं बोलूँ जो नाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो दैट मीन्स ये फ्रेज नहीं है, ये आपका क्या है, क्लोज है। ये आपका क्या है, क्लोज है। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो दैट मीन्स कि मैं इस क्लोज को क्या नाम दे सकती हूँ, क्योंकि ये रिलेट करने का काम कर रहा है, और रिलेट करने का काम कर रहा है तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये एक रिलेटिव क्लोज है। ये एक रिलेटिव क्लोज है, बिल्कुल बोल सकती हूँ मैं। तो लेकिन ये रिलेटिव क्लोज काम किसका करेगा, तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव क्लोज हमेशा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, ये रिलेटिव क्लोज हमेशा एडजेक्टिव क्लोज का काम करेगा, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो एक रिलेटिव क्लोज हमेशा ही किस क्लोज का काम करेगा, हमेशा एडजेक्टिव क्लोज का काम करेगा, 100% एडजेक्टिव क्लोज का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं इससे पहले जिससे रिलेट करा रही हूँ, या ये इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में है वो क्या है, एक नाउन है। वो क्या है, एक नाउन है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आई तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे साथ साथ लिखते जाओ। अगर जो चीज़ मैं बोल रही हूँ साथ साथ लिखते जाओ। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली क्लोज से सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है। अगली क्लोज से सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को सब्जेक्ट बनाकर आगे जो हमारा रिलेटिव क्लोज आया है उससे रिलेट करता है, उसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली क्लोज से सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन लिखेंगे, रिलेटिव क्लोज हमेशा ही एडजेक्टिव क्लोज बनाते हैं। रिलेटिव क्लोज हमेशा एडजेक्टिव क्लोज बनाते हैं, या फिर मैं बोलूँ रिलेटिव क्लोज हमेशा ही एडजेक्टिव क्लोज का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने से पहले आए नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये जो आगे आपका क्लोज आया है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस नाउन को, इस गर्ल को एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए रिलेटिव क्लोज जो है हमेशा ही क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे। हमेशा ही क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। रब कर दूं इसको, चलिए इसके बाद कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। अभी ये रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी करके हम रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का मैंने सिर्फ आपको पहली डेफिनेशन, पहला कॉन्सेप्ट बताया है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि आई नो हिम हु वेंट देयर, I know him who went there, मैं उसे जानती हूँ जो वहाँ गया। तो अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट मुझे ये दिख रहा है I know him, ठीक है, तो him यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ, नाउन है या प्रोनाउन? तो him हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन दिख रहा है। एक क्लोज मेरे पास ये है और एक क्लोज मेरे पास ये है। बात वापस से वही है, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब का अपना सब्जेक्ट होगा। तो इस वेंट वर्ब के अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट क्या है इस वेंट वर्ब का, हु।
लेकिन ये हु रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हिम को। मैं उसे जानती हूँ जो वहां गया था, तो गया कौन था वहां पे, दैट इज हिम, ठीक है। तो इस वेंट का सब्जेक्ट कौन था, हु, लेकिन ये हु रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक प्रोनाउन को। वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वो तो हमने इसलिए लगाई है क्योंकि आई नो हिम में मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज किया, ठीक है। तो इस वेंट के लिए इनडायरेक्टली सब्जेक्ट कौन है, हिम, तो वहां पे हम हिम नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली हम अपने दिमाग में सब्जेक्टिव फॉर्म इसके लेके चलेंगे ही, ठीक है। तो ही वेंट देयर, हु की जगह एक बार हिम को रख के देख लो। अब हु सब्जेक्ट है तो हमें इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही तो यहाँ पे रख के देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं ही लिख दूं तो सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है, ही वेंट देयर, क्योंकि मैं यही बात कर रही हूँ कि मैं उसे जानती हूँ जो वहां गया। तो इस वेंट के लिए इनडायरेक्टली हिम जो है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और ये हु जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रोनाउन को, एक प्रोनाउन को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्लॉज है ये आपका रिलेटिव क्लॉज हुआ, तो ये रिलेटिव क्लॉज किसकी किसकी एक्सप्लेनेशन है, किसकी एक्सप्लेनेशन है, हिम की। या मैं बोलूं ये किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हिम की। या मैं बोलूं ये जो हु वेंट देयर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, हिम को। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये आपका एक क्लॉज है और रिलेटिव क्लॉज तो ये है ही, रिलेटिव क्लॉज तो ये है ही, काम किसका करेगा। अब ये किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो मुझे बताओ कि जो एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है या प्रोनाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला था कि रिलेटिव क्लोज आपका हमेशा ही किसका काम करेगा, एडजेक्टिव क्लोज का काम करेगा, क्योंकि इससे पहले या तो आपके पास नाउन आ रहा होगा या फिर आपके पास प्रोनाउन आ रहा होगा, ठीक है। तो या तो नाउन आ रहा होगा या फिर प्रोनाउन आ रहा होगा। तो लिखिए, इससे आगे लिखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए, अपने से पहले आए। अब आपको पता लग गया यहाँ नाउन भी आ सकता है और यहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या फिर प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाकर रिलेटिव क्लॉज से रिलेट करता है, ठीक है। तो लिखिए, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को अगली क्लॉज से सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है। या मैं बोलूं रिलेटिव क्लॉज का से सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को अगली क्लॉज से सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है। सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया वेंट के लिए सब्जेक्ट क्या है, हु, लेकिन ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिम को। तो इनडायरेक्टली इस सेंटेंस, इस वेंट का इनडायरेक्टली मैं अगर सब्जेक्ट पूछूं तो कौन है, ही। सब्जेक्ट पूछूं तो कौन है, ही। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ, नाउन या प्रोनाउन को अगली क्लॉज से सब्जेक्ट बनाकर उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो एक चीज और ऐड कर ली हमने हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में, वो क्या है, प्रोनाउन, ठीक है, वो क्या है हमारा प्रोनाउन। तो आई थिंक ये बात आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब क्या है कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हमें इसको यूज करने की जरूरत पड़ रही है। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जैक्टली हमें ये तो पता लगना चाहिए ना कि ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है, आ कहाँ से रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कि कैसे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। अभी ध्यान दो स्टूडेंट्स, अभी तो मैं सिर्फ आपका बेस बना रही हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन का सिर्फ बेस बना रही हूँ। अभी रिलेटिव प्रोनाउंस तो हमने एक एक करके पढ़ने स्टार्ट करने हैं, अभी तो मैं उस पर गई नहीं हूँ, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ, जो रिलेट करने का काम करते हैं, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, हु, होम, विच, दैट, हुज, ये सब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसका बेस तो पता होना चाहिए ना, और अगर हमें बेस पता होगा तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। तो डेरिवेशन देखते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन की कि किस तरीके से ये डेराइव हुआ होगा, किस तरीके से हमने इसको यूज किया होगा, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाइए, डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। लिखिए एक सेंटेंस, आई नो द गर्ल and she is ready to go there. I know the girl and she is ready to go there. I know the girl and she is ready to go there.
ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ कि मेरे पास ये गर्ल है। अब इसके लिए ही हमने आगे क्या यूज किया है, एक प्रोनाउन यूज किया है। इसके आगे हमने क्या यूज किया है, इसके लिए एक प्रोनाउन यूज किया है, दैट इज शी। तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे एक प्रोनाउन की जरूरत है। और अगर मैं इस एंड की बात करूं तो ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। और अगर आप लोग ध्यान दें तो ये जो चीज है, ये जो मैंने आगे वाला सेंटेंस लिखा है, ये किसके बारे में लिखा है, इस गर्ल के बारे में लिखा है। ये किसके बारे में लिखा है, इस गर्ल के बारे में लिखा है। दैट मीन्स कि इस सेंटेंस को मुझे इससे क्या करना है, रिलेट करना है। लेकिन रिलेट जब मुझे करना है तो मुझे एक प्रोनाउन की भी जरूरत है और मुझे एक कंजंक्शन की भी जरूरत है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए, कुछ ऐसा वर्ड चाहिए जो कि मेरे प्रोनाउन का काम भी कर जाए और मेरे कंजंक्शन का काम भी कर जाए। दैट मीन्स कि जोड़ने का काम भी कर जाए और नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम भी कर जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या, कैसा वर्ड चाहिए जो प्रोनाउन का भी काम करे और कंजंक्शन का भी काम करे। इसको नोट डाउन करते रहो, साथ साथ ऐसे ही डायग्राम बनाते रहो जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके, चलिए इतना लिख लीजिए एक बार, फिर बात करते हैं। तो अब हमें एक प्रोनाउन भी चाहिए, एक कंजंक्शन भी चाहिए। और अगर मैं बात करूं इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो दैट मीन्स मुझे एक सब्जेक्ट भी चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा वर्ड चाहिए जो सब्जेक्ट का काम भी कर जाए और जो एक प्रोनाउन भी हो और जो एक कंजंक्शन भी हो। इन तीनों का काम मेरा एक ही वर्ड से चल जाए। अब सेंटेंस को लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ, सेंटेंस को छोटा करके लिखना चाहती हूँ जो कि मेरा इन तीनों का ही काम कर जाए, ऐसा वर्ड मुझे चाहिए। तो इस सेंटेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, आई नो द गर्ल। अब इसकी जगह एंड शी, इसकी जगह मैंने क्या यूज कर लिया, हु इज रेडी टू गो देयर। तो इस हु ने किसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं बात करूं हु, इस का सब्जेक्ट क्या है, हु, और ये हु जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल के लिए, ठीक है। तो इसने प्रोनाउन का काम भी कर दिया और इसने इज रेडी टू गो देयर और आई नो द गर्ल को जोड़ने का भी काम कर दिया, ठीक है। तो प्रोनाउन भी हो गया, मेरा कंजंक्शन भी हो गया और इस वर्ब का सब्जेक्ट भी आ गया हमारे पास। तीनों ही चीजों का काम किसने कर दिया, हु ने कर दिया। और इस गर्ल को रिप्रेजेंट किया इसने, इस गर्ल को आगे रिलेट किया है पूरे क्लोज के साथ, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रिलेटिव प्रोनाउन बोल दिया। और ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रिलेटिव कंजंक्शन भी बोल दिया। क्या बोल दिया, रिलेटिव कंजंक्शन भी बोल दिया। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स इसकी डेरिवेशन आई है कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज क्यों किया है या रिलेटिव कंजंक्शन को यूज क्यों किया है। क्लियर है? तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो है हु इज रेडी टू गो देयर, ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारा रिलेटिव क्लोज बना और रिलेटिव क्लोज हमने देखा अभी कि ये हमेशा ही एडजेक्टिव क्लोज का काम करेगा क्योंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है आगे। तो ये हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैसा क्लोज बन गया आपका, रिलेटिव क्लोज। और रिलेटिव क्लोज किसका काम करेगा, एडजेक्टिव क्लोज का काम करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से दिमाग में ये नहीं बिठाना कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ही सब्जेक्ट का ही काम करेगा, नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन जरूरी नहीं है हमेशा ही सब्जेक्ट का ही काम करेगा। इसको रब कर देती हूं मैं, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं इसके बाद। अगर मैं आपको सेंटेंस बोलूं जो हमने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, उसी को देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि आई नो द गर्ल या बॉय, जो भी लिखा था, आई नो द बॉय या फिर गर्ल whom I met yesterday, मैं उस लड़के को जानती हूँ जिससे मैं कल मिली थी, ठीक है। तो अब देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दिस वन। इस वर्ब का सब्जेक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है आई। तो दैट मीन्स कि ये बॉय जो है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आई मेट होम, मैं किससे मिली, और होम का क्वेश्चन हम किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स,
ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। तो आई मेट होम, जब हमने ये क्वेश्चन किया तो मैं किससे मिली थी? इस लड़के से, क्योंकि आई नो द बॉय, जिससे मैं कल मिली थी, तो किससे मिली थी? इस लड़के से मिली थी। तो आपको नहीं लगता ये होम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बॉय को। ये जो होम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बॉय को। तो अब ये जो बॉय है वो इस मैट का सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ये इस मैट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसलिए होम जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने हमेशा सीखा है कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका क्वेश्चन करते हैं? व्हाट का क्वेश्चन करते हैं या फिर होम का क्वेश्चन करते हैं। तो होम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट को। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, दोनों ही तरीके से वो यूज हो सकता है। ठीक है, एक एक करके अभी डिटेल में तो हम पढ़ना शुरू करेंगे सभी रिलेटिव प्रोनाउन को। ये तो सिर्फ मैं आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट बताती हुई चल रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को अगली क्लॉज से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है। अभी तक हम बार बार क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है, सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनाकर रिलेट कर रहा है। तो लिखिए, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या फिर प्रोनाउन को सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनाकर अगली क्लॉज से रिलेट करता है, अगली क्लॉज से रिलेट करता है। तो ये जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो हिंदी में लिखवा रही हूँ, वो आपको एज इट इज ही लिखना है, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में बैठें, ये चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में एज इट इज बैठें। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, जो बार बार हम ये बोल रहे हैं अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को, अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को, तो उस नाउन या प्रोनाउन को, उस नाउन या फिर प्रोनाउन को हम एक टेक्निकल नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक टेक्निकल नाम दे देते हैं, और वो टेक्निकल नाम क्या होता है? एंटीसीडेंट। तो आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं या कुछ भी है तो वहां पर आपको एक नाम दिखता है, दैट इज एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पूर्ववाचक, पहले आए हुए, पूर्ववाचक, पहले आए हुए। तो दैट मीन्स कि ये आपने यहाँ पे लिखा रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे क्या लिखा आपने? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर अगली क्लॉज से रिलेट करता है, तो उस नाउन या प्रोनाउन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एंटीसीडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट कहा जाता है। तो अगर मैं वापस से लिखूं सेंटेंस, आई नो हिम हु वेंट देयर, आई नो हिम हु वेंट देयर, जो वहां गया, तो दैट मीन्स कि ये हमें क्या दिख रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब तो आपको चीजें सारी क्लियर हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका एंटीसीडेंट क्या हुआ? इसका एंटीसीडेंट हुआ हिम, इसका एंटीसीडेंट क्या हुआ? हिम। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि इस नाउन या प्रोनाउन को हमने टेक्निकल नाम क्या दिया स्टूडेंट्स? टेक्निकल नाम क्या दिया? एंटीसीडेंट। तो ये जो हिम है ये क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और एक चीज और अगर आपने ध्यान दी हो, इतने सेंटेंसेस हमने सोल्व किए हैं, तो उसमें अगर आपने एक चीज और ध्यान दी है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को या मैं बोलूं रिलेटिव क्लॉज को हम एंटीसीडेंट के जस्ट बाद लिख रहे हैं, एंटीसीडेंट के जस्ट बाद लिख रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर इस रिलेटिव प्रोनाउन से आगे जो हमारा क्लॉज बनेगा, जिसे हम कह रहे हैं रिलेटिव क्लॉज, तो ये हमेशा ही एंटीसीडेंट के जस्ट आफ्टर लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंटीसीडेंट के जस्ट आफ्टर लिखा जाएगा क्या? आपका रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज किससे बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन से ही बनेगा। तो एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव क्लॉज जो है वो लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बना लेंगे, एंटीसीडेंट जो है कहाँ पे यूज होगा? एंटीसीडेंट के जस्ट आफ्टर जो है आपका रिलेटिव क्लॉज है जो है वो यूज होगा। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस लिखिए, द गर्ल नोज द बॉय, द गर्ल knows the boy, the girl knows the boy who is your friend, the girl knows the boy who is your friend। लड़की उस लड़के को जानती है जो कि तुम्हारा फ्रेंड है, लड़की उस लड़के को जानती है जो कि तुम्हारा
फ्रेंड है, ठीक है। तो मुझे ये बता दो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया कि ये रिलेटिव क्लोज है, ये रिलेटिव क्लोज है। तो मुझे ये बता दो, ये जो रिलेटिव क्लोज है ये बॉय की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या गर्ल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल, ये किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? इस बॉय की, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि जो भी एंटीसीडेंट है उसके जस्ट बाद ही रिलेटिव क्लोज लिखा जाएगा। तो इससे जस्ट पहले हमारे पास नाउन या प्रोनाउन क्या आ रहा है, एंटीसीडेंट क्या आ रहा है? द बॉय। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसके लिए है? ये एडजेक्टिव क्लोज ये इस बॉय के लिए है। समझ में आया? ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस हु का एंटीसीडेंट कौन होगा, तो इस हु का एंटीसीडेंट कौन है स्टूडेंट्स? द बॉय है। इस हु का एंटीसीडेंट कौन है? द बॉय है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस और लिख के दे रही हूं, मुझे बताना कि वहां पे एंटीसीडेंट किसका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं द गर्ल हु इज योर फ्रेंड, द गर्ल हु इज योर फ्रेंड नोज द बॉय। मुझे बताओ मीनिंग सेंटेंस का सेम रहा या मीनिंग जो है वो चेंज हो गया? द गर्ल हु इज योर फ्रेंड, जो लड़की आपकी फ्रेंड है उस लड़के को जानती है, ठीक है। जो लड़की आपकी फ्रेंड है उस लड़के को जानती है। अब लड़की फ्रेंड हो गई, यहाँ पे लड़का फ्रेंड था, वो लड़की उस लड़के को जानती है जो कि आपका फ्रेंड है। अब क्या कह रही हूँ, वो लड़की जो कि आपकी फ्रेंड है उस लड़के को जानती है। अब मुझे रिलेटिव क्लोज क्या दिख रहा है? हु इज योर फ्रेंड। अगर मैं ध्यान दूं तो जो मेन वर्ब आ रही है वो तो हमारी यहाँ पे जाके आ रही है, वर्ब तो हमारी यहाँ पर जाकर आ रही है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ? द गर्ल। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ? द गर्ल। और हु इज योर फ्रेंड हमें एक रिलेटिव क्लोज दिख रहा है, तो ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स? ये इस गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपका क्या कहलाया? एडजेक्टिव क्लोज। तो अब अगर मैं आपसे हु का एंटीसीडेंट पूछूं तो अब हु का एंटीसीडेंट कौन है? द गर्ल। इस सेंटेंस में हु का एंटीसीडेंट कौन था? रिलेटिव क्लोज का एंटीसीडेंट कौन था? द बॉय। इसमें इस रिलेटिव क्लोज का एंटीसीडेंट कौन है? द गर्ल। या फिर हु रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है? द गर्ल। तो एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव क्लोज जो है वो लिखा जाएगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, एक सेंटेंस और लिखिए। फिर अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो अब आप एरर जो है वो बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, चलिए लिखिए, द गर्ल हैज द बुक हु केम yesterday। द गर्ल हैज द बुक हु केम yesterday। जब हमें चीजें इतनी डिटेल में नहीं पता होती हैं तो हम कहते हैं कि हाँ इस लड़की के पास बुक है जो कि कल आई थी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमें ये पता है कि रिलेटिव क्लोज से पहले ही उसका एंटीसीडेंट होता है, या मैं कहूँ कि एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही उसका रिलेटिव क्लोज लिखा जाता है। तो यहाँ से मेरा रिलेटिव क्लोज शुरू हो रहा है हु केम yesterday, तो दैट मीन्स कि इसका एंटीसीडेंट क्या हुआ? द बुक। इस हिसाब से तो हु केम yesterday जो है वो किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? बुक की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन क्या कोई सेंस आपके पास निकल के आ रही है? द बुक हु केम yesterday, वो किताब जो कि कल आई थी। अब किताब आ सकती है क्या? नहीं, दैट इज नॉनसेंस बात हो गई, नॉनसेंस बात हो गई, कोई भी मीनिंग हमारे पास नहीं निकल के आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमारा रिलेटिव क्लोज है, इसकी पोजीशन जो है वो गलत है, तो इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? अगर मैं हैज द बुक को एक बार हटा भी दूं तो द गर्ल हु केम yesterday, वो लड़की जो कि कल आई थी उसके पास बुक है। तो हु केम yesterday की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स? यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हु केम yesterday जो है वो किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? इस गर्ल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही उसका रिलेटिव क्लोज लिखा जाएगा और ये हमेशा के लिए बात है। तो एंटीसीडेंट के जस्ट बाद ही उसका रिलेटिव क्लोज आएगा। अगर मैं बुक के बाद इस रिलेटिव क्लोज को लिख दूं तो ये रिलेटिव क्लोज किसका बन जाएगा? बुक का, जो कि हमें कोई भी मीनिंग, कोई भी सेंस नहीं देता है। तो यहाँ पे रिलेटिव क्लोज की जो है वो पोजीशन गलत थी और वो पोजीशन कहाँ आनी चाहिए? द गर्ल के बाद आनी चाहिए। किसके बाद आनी चाहिए? द गर्ल के बाद आनी चाहिए। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द गर्ल हु केम yesterday हैज द बुक। द गर्ल हु केम yesterday हैज द बुक। क्लियर है सभी को? चलिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताएंगे जरूर, ठीक है।
इसके बाद लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, इसी के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। अभी ये रिलेटिव प्रोनाउन का बेस ही चल रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, एक एक करके पढ़ना हम बाद में शुरू करेंगे। इसके बाद लिखिए, हमने एक एंटीसीडेंट को लिखा और ये एंटीसीडेंट क्या हो सकता है आपका, नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो एंटीसीडेंट है ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे हैं। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे हैं, और उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम क्या लिख रहे हैं, प्लूरल लिख रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम क्या लिख रहे हैं, वर्ब लिख रहे हैं। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगा। बात सिंपल सीधी है। तो दैट मीन्स कि रिलेटिव प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और प्लूरल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, इस एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है कि एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर देगा, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मुझे बताओ, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, और अगर हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वर्ब हमें कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बुक्स में आपको अलग से भी टॉपिक देखने को मिलता है, लेकिन ये अलग से कोई टॉपिक होता नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक संधि हुई है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक संधि हुई है। कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट ये कहता है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब मुझे सिंगुलर चाहिए, और अगर सब्जेक्ट कहता है अगर मैं प्लूरल हूं तो वर्ब मुझे कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो जो वर्ब आती है आपकी वो हमेशा ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो एंटीसीडेंट जैसा भी है उसी को रिलेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर देगा, और जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा होगा वैसे ही हम क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे, वैसे ही हम क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि दिस इज द प्लेयर हु केम yesterday, this is the player who came yesterday, ठीक है, who came yesterday, this is the player who came yesterday, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा क्योंकि केम तो केम ही रहेगा हमेशा ही, यहाँ पे चाहे आप प्लेयर कर लो चाहे प्लेयर्स कर लो, केम तो केम ही रहेगा। तो थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करके लिखते हैं। अगर मैं लिखूँ हु इज आर रेडी टू हेल्प हर, हु इज आर रेडी टू हेल्प हर। और एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा, दीज आर द प्लेयर्स हु इज आर रेडी टू हेल्प हर। दोनों ही सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करो स्टूडेंट्स। तो हु से आपको दिख गया, यहाँ से रिलेटिव क्लॉज शुरू हो रहा है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमें गिवन है। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस द प्लेयर को। रिलेटिव क्लॉज किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, द प्लेयर की। नीचे वाले सेंटेंस में बात करूं, अगर ये मेरा रिलेटिव क्लॉज है, किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, द प्लेयर्स की। ऊपर वाले में मेरा एंटीसीडेंट सिंगुलर है, नीचे वाले सेंटेंस में हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल है। तो यहाँ पे जो ये हु है ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आगे हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्योंकि ये हु जो है सिंगुलर एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आगे भी हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नीचे वाले सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हु है वो प्लूरल एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लूरल एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारी वर्ब भी हमें कैसी यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। वर्ब भी हमें कैसी यूज करनी पड़ेगी, प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, ठीक है, जिस भी एंटीसीडेंट को रिलेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर वो प्लूरल है तो हमारा प्लूरल वर्ब वहां पे यूज होगा। क्लियर सभी को? चलिए, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो मैंने आपको इट का कॉन्सेप्ट कराया था, अब आप उसको बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि इट इज आई हु इज एम टू ब्लेम, इट इज आई हु इज एम टू ब्लेम, वो मैं ही हूं जिसे ब्लेम किया जाता है, वो मैं ही हूं जिसे ब्लेम किया जाता है।
तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको दिख गया ये रिलेटिव क्लॉज है। किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? इस आई की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इस हु का एंटीसीडेंट क्या हुआ? आई, और आई यहाँ पे स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि हम क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट्स, या फिर मैं बोलूँ रिलेटिव प्रोनाउन की पूरी डेफिनेशन, रिलेटिव प्रोनाउन की पूरी डेफिनेशन। ठीक है, एक लास्ट में अब मैं आपको समरी बनवा देती हूँ जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कि आपको एक बार में सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाए। तो ये लास्ट डायग्राम बना लेंगे। हमने देखा कि यहाँ हमारे पास क्या होता है? एक एंटीसीडेंट होता है। ये एंटीसीडेंट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, और ये एंटीसीडेंट जो है वो आपका प्लूरल भी हो सकता है। इसके जस्ट आफ्टर लिखते हैं हम लोग, क्या होता है हमारे पास? रिलेटिव प्रोनाउन होता है, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? रिलेटिव कंजंक्शन बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन जो है वो इस सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और वो प्लूरल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पे। ठीक है, इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन जो है वो सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और वो ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, मैंने आपको पूरे लेक्चर में समझाया। इसके बाद हमारे पास एक वर्ब आती है, और ये वर्ब अगर प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्लूरल, और अगर सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन से जो हमारा नेक्स्ट जो क्लोज बन रहा है, इसको हमने क्या बोला? रिलेटिव क्लोज बोला। इसको हमने क्या बोला? रिलेटिव क्लोज बोला। या फिर मैं कहूँ ये जो रिलेटिव क्लोज है ये हमेशा ही किसका काम करेगा? एडजेक्टिव क्लोज का काम करेगा। ये हमेशा ही किसका काम करेगा स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव क्लोज का काम करेगा। ठीक है, तो एंटीसीडेंट के जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव कंजंक्शन लिखा जाएगा, या मैं बोलूँ एंटीसीडेंट के जस्ट आफ्टर जस्ट बाद रिलेटिव क्लोज लिखा जाएगा। तो जिसकी भी वो एक्सप्लेनेशन है वो उसके जस्ट बाद लिखी जाएगी। एक बार इस डायग्राम को बना लो, देन हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक करके सारे रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ना शुरू करेंगे। हु को पढ़ेंगे, हुम को पढ़ेंगे, दैट को पढ़ेंगे, कैसे हमारे पास दैट आया, कब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, विच को पढ़ेंगे, हुज को पढ़ेंगे। तो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है अब हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कल का लेक्चर देखने से पहले स्टूडेंट्स आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तभी आपको चीज़ें जो हैं वो कल से समझ में आएंगी, क्योंकि कल फिर मैं आपको ये चीज़ें दोबारा नहीं बताने वाली हूँ। डायरेक्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम हु को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमें हु को यूज़ करना है, कैसे हमें हुम को यूज़ करना है। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहा करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। कंप्लीट कोर्स चल रहा है आपका, ये फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, कोई इसके चार्जेस आपसे नहीं लेने वाली हूँ। तो जो है शेयर जरूर करते रहा करो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करके जाएँ। ठीक है, चलिए, तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हर चीज़ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।